बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइस हम थायराइड ग्लैंड डिस्कस कर रहे थे। इसके अंदर मैंने ना जो इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन आता है ना, सिंथेसिस ऑफ T3 और T4, इंतहाई इम्पोर्टेंट, इंतहा का। ठीक है, हमें पता है बाहर से हमें क्या मिलता है, आयोडाइड मिलता है। ठीक है, आयोडाइड मिला। थायराइड की क्या होती हैं, थायराइड फॉलिकल्स होती हैं। ठीक है, इनके फिर वो थायरोट्रॉप्स बन जाते हैं, थायरोग्लोबियन बन जाते हैं। फिर ये सारे का सारा थायराइड ग्लैंड की आप पढ़ेंगे एनाटॉमी, तो उसके अंदर है थायराइड फॉलिकल। बेसिकली आपने याद रखना है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि T3 और T4 की सिंथेसिस कैसे होनी है। ठीक है, बाहर आयोडाइड है, ये सारे का सारा थायराइड फॉलिकल आ गया। ठीक है, ये बाहर से अब आयोडाइड आया सेल के अंदर, आयोडाइड। यहाँ पे इसकी क्या होनी है, ऑक्सीडेशन करवा दो आप किस एंजाइम के, पर ऑक्सीडेज की मौजूदगी में आपने ऑक्सीडेशन करवा देनी। आयोडाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आयोडीन। ठीक है, अब ये सेल के अंदर है। अब सेल से अंदर फिर यहाँ पे आप कह लें, ये सारे का सारा बाहर सेल था ना। ठीक है, यहाँ पे फिर आप कह लें फॉलिकल जो है ना, थायराइड फॉलिकल, जिसके अंदर मेन काम होना है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, टायरोसिन इसके अंदर पड़ा होता है। ठीक है, 17 अमाइनो एसिड टायरोसिन जो है ना वो पड़ा हुआ होता है। ये सारे के सारे मैं आपको बताता हूँ अभी, आप अभी सिंपल ये स्टेप देखते जाएं। ठीक है, टायरोसिन जो है ना, इसके अमाइनो एसिड ये दो में कन्वर्ट होता है। किसके अंदर, मोनो और डाई। लेकिन ऊपर से जो आयोडीन आ रहा है ना, इसकी क्या होती है, आयोडीनेशन। आयोडीनेशन किसकी मौजूदगी में, आयोडीनेज एंजाइम की मौजूदगी में इसकी आयोडीनेशन होती है। ये किसके साथ मिलता है, टायरोसिन के साथ। जब यूं ही टायरोसिन के रेजिड्यू के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, मोनो आयोडीन थायरोसिन हो गया, और डाई आयोडो टायरोसिन होगा। मोनो आयोडो टायरोसिन, और यहाँ पे एक बन जाएगा डाई आयोडो टायरोसिन होगा। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, एम से मोनो आयोडो टायरोसिन और डाई आयोडो टायरोसिन। मोनो आयोडो नीचे जाएगा और यहाँ से एक डाई आएगा। मोनो और डाई क्या बन गया, ट्राई आयोडो T3। ठीक है, और फिर एक और नया स्टेप होगा यहाँ पे। ठीक है, ये दोबारा स्टेप रिपीट होगा और यहाँ से फिर एक और डाई आयोडो टायरोसिन, वहाँ से दूसरे वाला डाई आयोडो और ये डाई आयोडो मिलके क्या बना रहा है, ट्राई आयोडो, मतलब T4। यहाँ से T3 बन गया मोनो और डाई से, यहाँ डाई और डाई मिलके टेट्रा बन जाएगा। तो ये T4 ये फिर एक्सक्रीट हो जाएगा, ये T3 की फॉर्म में और ये T4 की फॉर्म में, T3 और ये T4। अच्छा, अब T3 और T4 जो है ना, T3 ज़्यादा जो है ना एक्टिव है, मतलब इसका जल्दी एक्शन होता है, लेकिन T4 जो है ना लॉन्ग लास्टिंग ये वाला है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको स्टेप बता देता हूँ। उसने लिखा हुआ कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है, आयोडाइड ट्रैपिंग या आयोडाइड पंप होता है यहाँ पे। ठीक है, वहाँ से क्या होता है, आयोडाइड की ट्रैपिंग हो जाती है, ये मैं बताऊँगा अभी। पंप होगा, वहाँ से क्या होगा, ट्रैपिंग होगी आयोडाइड इनटू द सेल। अब एक्स्ट्रा सेलुलर से थायराइड फॉलिकल के अंदर आ गया, देन इनटू द फॉलिकल हो गया, कार्ड आयोडाइड ट्रैपिंग हो गया। अब इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, ए 1 mg पर वीक या 50 mg पर ईयर, ये आपने एक बात याद रखनी है। ठीक है, आयोडीन की। उसके अलावा जो है ना, ये GIT से अब्ज़ार्व होती है, सेम जिस तरह क्लोराइड या GIT से अब्ज़ार्व होता है ना, सेम इसी तरह आयोडाइड भी जो है ना, सेम वही प्रोसेस के ज़रिए अब्ज़ार्व होता है, कोई इनमें मुश्किल नहीं है। फिर क्या होगा, फॉर्मेशन एंड सेक्रीशन ऑफ थायरोग्लोब्यूलिन। यहाँ पे जो है ना, ये जो सेल मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पे बनता है थायरोग्लोब्यूलिन। थायरोग्लोब्यूलिन, क्योंकि ये मैंने ऊपर बताया था अमाइनो एसिड इन नेचर है ना, तो थायरोग्लोब्यूलिन बनेगा कैसे, जो है ना गोल्जी ऑपरेटर्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ थायराइड फॉलिकल, वो क्या करेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन बनेगी। इसके अंदर जो है ना अमाइनो गोल्जी ऑपरेटर्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसने प्रोटीन सिंथेसिस करनी है और पैकेजिंग गोल्जी ऑपरेटर्स में होता है, वो मिलकर बना देंगे थायरोग्लोब्यूलिन। अब थायरोग्लोब्यूलिन जो है ना वो टायरोसिन वाले एरिया के अंदर साथ साथ रहेगा। ये इन्वॉल्व होगा मोनो आयोडो टायरोसिन और डाई जो है ना आयोडो टायरोसिन बनाने के लिए। सबसे ज़्यादा काम इसका यही है। अच्छा, एक फिर यहाँ पे इसने किया हुआ है लेटेंट पीरियड ऑफ T3 एंड T4, लेटेंट पीरियड ऑफ T3 एंड T4। अब वो पीरियड जिसमें T3 और T4 कोई एक्टिविटी अपनी शो ना करे, इसको हम कहते हैं लेटेंट पीरियड। अब जो ही ये बनता है फ़ौरन तो इसने एक्टिविटी नहीं करनी। T3 के लिए लेटेंट पीरियड होता है 6 से 12, हर T4 का लेटेंट पीरियड ज़्यादा होता है, पता है,
वो होता है 2 से 3 दिन होता है, मतलब 48 से 72 घंटे इसका, इसका 6 से 12 घंटे है। ये एक बात याद रखनी है। अब इसका है क्या, क्योंकि ऊपर जो है ना स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग हुई होती है यहाँ पे थायरोग्लोबुलिन के साथ इसकी, तो इसकी बाइंडिंग को तोड़ने के लिए ऐसा 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 ये टाइम लग जाता है इसकी एक्टिवेशन के लिए। अच्छा, बाकी ऑक्सीडेशन की बात है कि पर ऑक्सीडेज की मौजूदगी में आयोडीनेशन, ऑक्सीडेशन होती है तो आयोडीन बन जाती है, आयोडाइड आयोडीन में कन्वर्ट, आयोडीन फिर यहाँ पे आ रहा है, वही बात होगी। ठीक है, यहाँ पे मोनो और डाई ट्राई और डाई डाई ट्राई, ये आपने एक स्टेप छोटा सा था, मैंने समझा कि इंपॉर्टेंट है इसके लिए मैंने आपको बता दूँ। होप्स हो कि आपको समझ आ गया होगा। फॉलिकल्स के बारे में आप यही याद रख लें कि थायराइड ग्लैंड के अंदर जो होते हैं ना वो होते हैं फॉलिकल्स होते हैं, फॉलिकुलर सेल्स होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो होते हैं ना कुछ होते हैं पैरा फॉलिकुलर सेल होते हैं। ये सारे का सारा हिस्टोलॉजी के लेक्चर हैं, यहाँ बताने की इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक दफ़ा बैक ऑफ द माइंड होना चाहिए। ठीक है, अब इसकी एक तो इसने ना कंसनट्रेशन भी एक बताई हुई है कि T3 और T4 की जो है ना 1:10 कंसनट्रेशन हो जाती है। ठीक है, अगर T3 1 है तो T4 जो होता है ना वो 10 होगा। और क्या बनाया हुआ है, रिसाइकलिंग भी होती है, डाई आयोडीनेज एक एंजाइम होता है वो इनकी ना रिसाइकलिंग भी करवाता रहता है, मोनो आयोडो टायरोसिन और डाई आयोडो टायरोसिन इन दोनों की ना करवाता रहता है। इसके अलावा क्या है, एक जो शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है ना वो होता है डिफरेंस बिटवीन T3 और T4। आप ट्राई आयोडो टायरोसिन और टेट्रा आयोडो टायरोसिन, आप ये तो हो गया ना। अच्छा, T4 जो है ना वो क्या होती है, इसकी कंसनट्रेशन होती है 90% और इसकी होती है 10%, मतलब 1:10 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ना। तो ये इसकी कंसनट्रेशन है, यानी ये 90% T4 होगा तो 10% ये होगा। इसके अलावा T4 जो है ना वो 10 टाइम बाइंड करता है थायरॉक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन के साथ, मतलब ये जो है ना वो 10 टाइम्स जो है ना मोर रैपिडली बाइंडिंग करता है विद किसके साथ, जो है थायरॉक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, थायरॉक्सिन बाइंडिंग जो है ना ग्लोबुलिन उसके साथ। तो यहाँ 10 टाइम ज़्यादा करता है, ये 10 टाइम कम करता है, 10 टाइम लेस, मतलब 1:10 यहाँ भी वही आ रही है कंसनट्रेशन। उसके अलावा अगर पूछ लें तो T4 जो है ना वो रैपिडली, एक तो ये है ना 10 टाइम मोर बाइंडिंग है इसलिए, और ये क्या है रैपिडली बाइंडिंग भी है इसकी। ठीक है, मोर रैपिडली है इंट्रासेलुलर प्रोटीन के साथ देन T3 के साथ। T3 बेचारा हर काम में पीछे, सिर्फ एक काम में आ गया है। ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन ऑफ T4 जो है ना वो भी क्या है मोर है देन T3, इसका ड्यूरेशन भी ज़्यादा है, मतलब एक्शन ऑफ ड्यूरेशन, क्योंकि इसका वो मैंने बताया था कि 2 से 3 दिन लगते हैं, इसका क्या है 6 से 12 घंटे के अंदर एक्टिव होकर अपना काम कुम करके वेला हुआ पड़ा होता है ना। अच्छा, अब बाइंडिंग का ये हो गया, लेकिन जब जो ही बाइंडिंग होती है ना तो T3 जो है ना वो सबसे पहले ना अपना काम मुकाने की कोशिश करते हैं, इसलिए हम कहेंगे T3 इज़ मोर रैपिड देन T4 हो गया। ठीक है, T4 आराम आराम से 2-3 दिन लगा लगू के करता है, ये T3 जो है ना फिर मोर रैपिड इन एक्शन होता है, यहाँ प्रोटीन के साथ बाइंडिंग करता है, लेकिन एक्शन की अगर बात करें तो T3 सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। ठीक है, अब बेसिकली क्या होता है कि टारगेट सेल पे जब जाते हैं ना, ठीक है, टारगेट सेल पे जो ही पहुंचते तो T4 में से एक आयोडीन हमने रिमूव करना है, मतलब डी आयोडीनेशन करनी है। डी आयोडीनेशन करेंगे तो बाकी कितने बचेंगे 3 आयोडीन, तो T3 में हम कन्वर्ट करेंगे। तो हम कह सकते हैं ट्रू इंट्रासेलुलर हार्मोन इज़ T3, मतलब ट्रू इंट्रासेलुलर हार्मोन कौन सा है T3 है, नॉट T4। एक ये इम्पोर्टेंट बात है। तो गाइज यही था छोटी छोटी बातें, टाइम जो है ना इनका हाफ लाइफ का मैंने बता दिया है, बस यही थी इंपॉर्टेंट बातें। इफ़ यू हैव एनी करी यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि इसको अच्छे से कवर कर सकूँ, मे भी कोई कमी रहेगी तो फिर आप गाइडेंस से पढ़ लीजिए। थैंक यू सो मच, ये टेबल नहीं भूलना आपने। अल्लाह हाफिज़।